गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से एक बार आप लोगों के पास आया हूँ क्लास 7 का जियोग्राफी लेकर। आज हम लेंगे 50 चैप्टर जिसका नाम है वाटर। तो वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब आप लोग वाटर के बारे में सोचता है तो व्हाट इमेजेस कम टू योर मेंट, आपके दिमाग में कौन सा तस्वीर आ जाता है? हाँ, आप क्या सोचते हो? यू थिंक ऑफ रिवर्स, आप लोग सोचते हैं रिवर्स के बारे में, दरिया के बारे में। द वाटरफॉल्स, हाँ, आब शारून के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में। द पीटर पेटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स का जो आवाज़ आता है, हाँ, जब बारिश आते हैं तो वो आवाज़ निकलते तो वो आपके दिमाग में आ जाते हैं। वाटर इन योर टैप्स, आपके नलकों में आपके टैप्स में जो पानी आता है वो सब आपके जहन में उबार आता है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पेडल्स, अब बच्चे क्या करते हैं, उनको ये पसंद होता है कि जब रेन होते हैं तो रेन पेडल्स बन जाते हैं। पेडल्स मतलब जहाँ भी गहरा हो वहाँ पे पानी रुक जाते हैं, तो उन पेडल्स में बच्चे पेपर बोर्ड बना के, हाँ, कागज़ का किश्ती बना के वहाँ पे पलाई करते, फ्लोट करते वहाँ पे। बाय नून द पेडल्स वेनिश, लेकिन दोपहर होते होते वो पानी सूख जाता है। वेयर डज द वाटर गो, अब ये पानी कहाँ जाता है? द सन इज हीट काजेस इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, अब ये पानी कहाँ जाता है? देखो, सन के जो किरणें हैं, जो हीट है वहाँ से आता है, वो उस पानी को बुखारात बना देते हैं, वेपर, वाटर वेपर बनाते हैं, बुखारात बन के वो ऊपर चला जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, लेकिन ऊपर जाके जब ये बुखारात ठंडा हो जाता है तो इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लोud, ये थोड़ा जम जाता है और वहाँ जाके इसको बादल बन जाते हैं, कंडेंस होके ये बादल बन जाते हैं। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, अब वहाँ से फिर जब ये हैवी हो जाता है तो ये बादल बन के हैवी हो जाते हैं तो वो फिर दोबारा नीचे फॉल होता है, गिर जाता है सी में, समंदर में, या लैंड पे, बारिश के तौर पे, बारिश बन के, या स्नो बन के, बर्फ़ बन के, या स्लीट बन के, ओले बन के फिर दोबारा ज़मीन पे गिर जाता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट इज़ फॉर्म एंड सर्कुलेटिंग बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। अब उसी तरीक़े को, तौर तरीक़े को, इसी प्रोसेस को, कि वाटर हमेशा अपने फॉर्म को चेंज करता है, लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाता है, सॉलिड से फिर वहाँ पे वेपर बन जाते हैं, फिर वेपर्स, वाटर वेपर्स फिर कंडेंस होके फिर नीचे गिर जाते हैं। ये लगातार चलते रहते हैं, ये साइकिल, इसी साइकिल को वाटर साइकिल कहते हैं। और अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरम, हमारा अर्थ क्या है? एक पक्का बर्तन की तरह है, टेरेरम, जिसमें पानी बिल्कुल लीक नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। The same water that existed centuries still ago still existed today, यानी हज़ारों साल जितना भी पानी इस दुनिया पे मौजूद था लाखों साल पहले, वो आज भी मौजूद है। The water used to eradicate a field irrigate a field in हरियाणा में है followed down the Amazon river 100 years ago, अब जो पानी आज मिसाल के तौर पर हरियाणा में खेतीबाड़ी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हो सकता है कि कहीं साल पहले, हाँ, हज़ार साल पहले, लाख साल पहले अमेज़न रिवर्स में, अफ्रीका में, वहाँ पे फॉलो करा था, वहाँ पे मौजूद था। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, अब फ्रेश वाटर का जो मेजर ज़रिया है, सोर्स है, वो हमें दरिया से मिलता है, पॉन्ड्स, तालाब है हमारे पास, स्प्रिंग्स है एंड ग्लेशियर्स, हाँ, और ग्लेशियर्स है, स्प्रिंग्स है। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर, अब जितना भी हमारे ओशन बॉडीज है, समंदर है, बड़े 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 में वो क्या होता है, उसमें साल्टी वाटर होते हैं, यानी नमकीन खारी पानी मिल जाता है, नमकीन पानी मिल जाता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज साल्टी और सैलिन एज इट कंटेन्स, अब ये साल्टी क्यों होते हैं? ये वाटर, ओशन का वाटर, समंदर का वाटर साल्टी क्यों होता है? इसमें नमी नमकीन क्यों होता है? क्योंकि इस पानी में क्या होते हैं, इट कंटेन्स लार्ज, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, अमाउंट ऑफ डिसॉल्यूट साल्ट्स, उसमें साल्ट होते हैं, डिसॉल्यूट साल्ट्स होते हैं वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड,
उसमें ज़्यादातर साल्ट कौन से साल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड होते हैं, और द कॉमन साल्ट टेबल साल्ट दैट यू ईट, और वही कॉमन साल्ट होते हैं जो हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, जिसको जो हम रोज़ के खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये ओशन वाटर में, समंदर के पानी में मौजूद होते हैं, इसीलिए समंदर का पानी नमकीन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, अब वाटर बॉडीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हम देखेंगे। वी ऑल नो दैट देयर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अब हमें ये पता है कि इस दुनिया का, धरती के ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, अगर इस ज़मीन पे, इस रोए ज़मीन पे अगर खुश्की से ज़्यादा पानी है तो वे डू सो मैनी कंट्रीज़ फेस वाटर सिकैसिटी। अब दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे पानी के क़ल्लत पड़ जाता है। हाँ, वहाँ पे पानी के सिकैसिटी होते हैं, शॉर्टेज होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि पानी तो ज़्यादा है। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या इस दुनिया में जितना भी पानी है, इस धरती पे जितना भी पानी है, वो हमें हमेशा अवेलेबल है, हमें दस्तयाब है, मौजूद है, हमारा रसद में है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ये नीचे दिए गए टेबल, इसमें हमें कितना परसेंट कहाँ वाटर मौजूद है वो दिया है। ओशंस में हमारे 97.3% है, सबसे ज़्यादा ओशंस में है। और ये वाटर क्या है? सैलिन वाटर है, यानी नमकीन है, ये खारा पानी है। आइस कैप्स में है हमारे 0.0% है। ग्राउंड वाटर 0.68% है। हमारे फ्रेश वाटर लाइक्स है हमारे 0.009। इनलैंड सीज एंड साल्ट लाइक्स है हमारे पास 0.009। एटमॉस्फेयर 0.0019। और रिवर्स है हमारे पास 0.001। यानी फ्रेश वाटर कहने का मतलब है बिल्कुल कम है। 97.3 है तो बाकी कितना रहता है? 2.7 इतना ही। हाँ, 97.3 है तो 2.7 इतना ही वाटर हमारे पास फ्रेश वाटर है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम खाना बना सकते हैं, जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो यही हमारे पास मौजूद है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी। हम एक छोटा सा एक्टिविटी करके इसको डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहाँ क्या कितना पानी है। तो इस एक्टिविटी को आप लोग क्लास में अपने घर में करेंगे। अभी तो इसमें यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते हैं और टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और हमें पता है कि इंसान को, हर जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए वाटर क्या है? बिल्कुल अशद इसका होना ज़रूरी है। वाटर एलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्टी। हमारे जो थर्स्टी है, जो प्यास हमें लगते हैं, वो सिर्फ वाटर ही बुझा सकता है बुझा सकता है। व्हेन वी आर थर्स्टी, जब भी हम थर्स्ट होते हैं, जब भी हम प्यासा होते हैं, तो उस प्यास को बुझाने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। अब हम जब पानी को केयरलेसली इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ, इसको हम इतना केयर के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने मन मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, इसको वास्टेज करते हैं, तो क्या हम एक बड़े कीमती चीज़ को, यानी अपने हाथों से लॉस्ट तो नहीं कर रहा है? हम अपने हाथों से इस कीमती चीज़ को ज़ाया तो नहीं कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है हम स्टूडेंट से, आप लोगों से। तो इस पे हमें सोचना है। हाँ, बिल्कुल कर रहा है हम लोग। हाँ, ये कीमती चीज़ हम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको वेस्ट करेंगे तो। फिर इसके बाद है हमारे ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन कैसे होते हैं? देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। सी शोर पे, जहाँ पे रेत होता है, जहाँ पे सैंड होते हैं, वहाँ पे बेयर फीट चलना, ये एक मैजिकल सा हमें लगता है, क्योंकि बेयर फीट मतलब नंगे पाँव। द वेट सैंड ऑन द बीच, बीच पे जो वेट सैंड होते हैं, जो गीला वहाँ पे रेत होते हैं। द कूल ब्रीज, वहाँ पे ठंडा हवा चलता है। द सी बर्ड, समंदर में जो परिंदे पाता होता है। द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर, एयर में साल्ट का जो स्मेल होते बू आता है। एंड म्यूजिक ऑफ द वॉइस, ऑल्सो वॉइस, समंदरी जो लहरें होते हैं, वो एक म्यूज़िक निकालता है। एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग। ये हर चीज़ें हमें दिलकश लगता है वहाँ पे। और हमें एक अट्रैक्टिव माहौल वहाँ पे क्रिएट करता है। अनलाइक द कम वाटर्स ऑफ पोन्ड्स एंड लेक्स,
अब हम झील में देखते हैं तो हम तालाब में देखते हैं तो वहाँ पे पानी बिल्कुल खामोश होता है, सुकून से बैठा होता है। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, लेकिन समंदर का पानी हमेशा चलते रहता है। ये इन नेवर सेटल, ये बिल्कुल रुकता नहीं है, कभी भी नहीं रुकता है। द मोमेंट दैट ओकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, अब जो मोमेंट समंदर में जो हलचल होते हैं उसको हम कैटेगरिकली, इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग नाम से। एक होते हैं वॉइस, दूसरा होता है टेट्स, तीसरा होते हैं करंट। समंदर में तीन तरह का हलचल होते हैं, एक को हम वॉइस कहते हैं, लहरें होते हैं, टेट्स होते हैं, फिर करंट्स होते हैं। अब वॉइस क्या है, हाँ अभी हम कोरोना का फर्स्ट वॉइस, सेकंड वे, इस तरह से हम पूरे दुनिया में चल रहे हैं, इंडिया में चल रहा है। तो इसी तरह समंदर में वॉइस होता है। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आप जब वाटर बीच पे जाते हैं तो समंदर के किनारे जाके वहाँ पे बॉल खेलता है तो और अचानक से बॉल पानी में गिर जाता है, व्हाट हैपेंस, फिर क्या हो जाता है। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉच इट बैक टू द शोर बाय द वॉइस। अब ये एक अजीब सा चीज़ आपको देखने को मिलता है कि पानी में जब बॉल गिर जाता है तो वो फिर पानी बाहर निकाल देता है, हमारे तरफ उसको धकेल देता है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइसेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वॉइस। अब वॉइस किससे कहा जाता है कि वाटर के सरफेस पे, ऊपरी सतह पे पानी ऊपर हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर नीचे हो जाते हैं, इसी को वॉइस कहते हैं। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, जब आंधी आता है तो द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी स्पीड, हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वॉइस। अब विंड क्या करते हैं, अपने साथ पानी को भी स्पीड से मूव करते हैं, इसीलिए बड़े बड़े लहरें वहाँ पे बन जाते हैं। दिस में कास्ट ट्रेमेंडस डिस्ट्रैक्शन, अब ये लहरें जब बड़ी बड़े हो जाते हैं तो वो फिर समंदर से बाहर निकल आता है और बड़े तबाह मचा देते हैं, वहाँ पे तबाहकुन हालत हमें देखने को मिलता है। एन अर्थक्वेक, जब ज़िलज़िला आता है तो ए वोल्केनिक एरप्शन, जब आतशफशान फट जाता है। और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर, और ज़मीन के अंदर ही जब स्लाइडिंग होते हैं, वहाँ पे बड़ा सा पहाड़ गिर गया, बड़ा सा ज़मीन का हिस्सा गिर गया, तो ये क्या करते हैं, ओशन वाटर को शिफ्ट कर देते थे, यानी बाहर की तरफ धकेल देता है। एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड इट सुनामी दैट मे बी एज है एज 15 मीटर इज फॉर्मेड। उसकी वजह से, ज़िलज़ले की वजह से, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से या स्लाइडिंग की वजह से बड़े लहरें बन जाते हैं, और उसी लहरें को हम, लहरों को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और इसका हेड तकरीबन 15 मीटर्स होते हैं या उससे भी ज़्यादा होते हैं, 200 मीटर तक जाता है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, आज तक सबसे बड़ा जो सुनामी का लहरें जो हमने मेजर किया है, रिकॉर्ड किया है, उसका हेड रहा है 150 मीटर। दीज वाइज ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। अब इनका स्पीड भी बहुत ज़्यादा, इन लहरों का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, हाँ तकरीबन 700 किलोमीटर एक घंटे में चलना बहुत स्पीड होती है। द सुनामी ऑफ 2004 में जो सुनामी आया था, कास्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के जो समंदरी तट पे जो बस्तियाँ थे वहाँ पे बहुत डैमेज उन्होंने उस वक़्त हो गया 2004 में जो सुनामी आया था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। अब 2000 में जो सुनामी आया था उसकी वजह से इंदिरा पॉइंट जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है वो बिल्कुल सबमर्ज हो गया, यानी समंदर में मिल गया, अब समंदर बन गया वो। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं सुनामी की वजह से। सुनामी द अर्थ इज पेंडोमोनियम, यानी पेंडोमोनियम क्या है, ये एक बड़ा जुल्म मचा देते हैं, एक बड़ा सितम करते हैं, हाँ सुनामी। Tsunami or the harbor wave struck Hauog in the Indian Ocean on the 26th December 2004। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हार्बर वाइज था या जो सुनामी जिससे हम कहते हैं, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। इंडियन ओशन में ये सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को। द वे वाज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमेत्रा। अब ये क्यों आया, इसकी वजह क्या थी, क्योंकि सुमेत्रा में ज़िलज़ला आया था और इसका एपिसेंटर सुमेत्रा में था उस ज़िलज़ले का, उसी की वजह से ये वॉइस, ये लहरें क्रिएट हो गया।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिएक्टर साइकिल। रिएक्टर साइकिल का इसका मैग्नीट्यूड था 9। जब 6 से आगे जाते हैं तो तबाही मचा देते हैं ज़िलज़िला, लेकिन यहाँ पे तो 9 था। इज द एंडन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। अब हुआ जा क्या हो गया कि ज़िलज़िले में आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थक्वेक में कि वहाँ पे प्लेट्स मूव होते हैं। तो एंडन प्लेट किसके अंदर गया? बर्मा प्लेट के अंदर गया। तो देयर वाज ए सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर। अब जो सी फ्लोर है यानी जो समंदर के नीचे का सतह है उसमें बड़ा सा एक हलचल मच गया, कासिंग द अर्थक्वेक, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आ गया। द ओशन फ्लोर was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downward direction। अब उसमें ओशन जो फ्लोर जो ज़मीन का सतह है यानी पानी का सतह है, हाँ समंदर का सतह है, उसके नीचे एक बड़ा गैप सा आ गया। मिसाल के तौर पर टिल्टेड हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया और वहाँ पे क्या हो गया और टिल्ट हो गया, यानी टिल में थोड़ा टेढ़ा हो गया। उस वजह से ये क्या हो गया, ओशन फ्लोर में एक दरार सा आ गया। ए ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फॉलोड टू फिल इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। अब उन प्लेट के मूव होने की वजह से वहाँ पे तो एक डिस्प्लेसमेंट आ गया, वहाँ पे बड़ा सा जगह निकल गया, दरार आ गया, और उस दरार को भरने के लिए सारे पानी उसमें चला गया। दिस मार्केट द विड्रॉवल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्टल लाइन ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसके वजह से जो कोस्टल लाइन था, जो किनारा था, वहाँ से पानी कम होते गया, हाँ विड्रॉ हो गया, यानी समंदर के अंदर की तरफ चला गया। कहाँ पे? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्टल लाइन। अब क्या होते हैं आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट जो होते हैं वो बर्मा प्लेट के नीचे थ्रस्ट होता है, जब दब जाता है तो वहाँ से फिर पानी फिर दोबारा कोस्टल लाइन की तरफ आना शुरू हुआ। सोनामी ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर। अब वहाँ से सोनामी आ गया, उसकी स्पीड 800 किलोमीटर है पर आवर, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जितना हमारे जहाज़ चलता है एयरक्राफ्ट उसके स्पीड के हिसाब से उससे भी ज़्यादा। एंड कम्प्लीटली टू वॉश इट अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। अब हिंदुस्तानी जो इंडियन ओशन है उसमें जितने भी जजीरे थे, कुछ जजीरों को, सम आइलैंड को उन्होंने वॉश इट आउट किया, बिल्कुल पानी में गर्क कर दिया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डेनमार्क के द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गोट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। हिंदुस्तान का जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार में और साउथ के साइड का सबसे आखिरी पॉइंट है हिंदुस्तान का, वो बिल्कुल सबमर्ज हो गया, पानी में मिल गया। इज द वे मूव्ड फ्रॉम earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the way longer decreased with decreasing depth of water। अब इज द वे मूव्ड, अब वॉइस जो है वो मूव हो रहे हैं फ्रॉम earthquake एपिसेंटर की तरह से, फ्रॉम सुमात्रा जो सुमात्रा में था, लहरें क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, टुवर्ड्स द अंडमान आइलैंड की तरफ आ रहे हैं एंड श्रीलंका की तरफ। द वे लेंगथ डिग्रीजेस, अब वे का जो लेंगथ है वो कम हो गया, डिग्रीज हो गया विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का डेप्थ गहराई जो है वो कम होते जा रहा था, इसी वजह से उसका लेंगथ भी कम हो गया। द ट्रेवल स्पीड आल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 700 टू 1900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। अब उसका स्पीड भी कम हो गया, क्योंकि लहरें जब उसका लेंथ डिक्रीज हो गया तो उसका स्पीड, ट्रेवलिंग स्पीड भी कम हो गया। 700-900 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से अब आके गिर जाते हैं 70 किलोमीटर पर आवर पे। सुनामी वॉइस ट्रेवल अप टू ए डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। अब सुनामी जो वॉइस है, जो लहरें हैं, वो नीचे की तरफ 3 किलोमीटर तक नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं। फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल। अब उसकी वजह से 10,000 लोगों की मौत हो जाते हैं। एंड अफेक्टेड मोर देन लाख्स ऑफ हाउसेस, और लाखों घरों को तबाह कर देते हैं। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वेयर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। अब हिंदुस्तान में किस किस जगह में ज़्यादा नुकसान आ गया? आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज़ में जो समंदरी तट थे, जगह थे, उन पे। तमिलनाडु में, केरला में, पुडुचेरी और द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे ज़्यादा तबाही देखने को मिला उस वक़्त 2004 में।
While the earthquake cannot be predicted in advance, अब earthquake को तो एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब ज़िलज़िला आने वाला है, ये तो हम पता नहीं कर सकते। इट इज़ पॉसिबल टू गिव ए 3 और नोटिस ऑफ ए पोटेंशियल सुनामी, लेकिन जब भी earthquake आते हैं तो उसके बाद 3 घंटे बाद सुनामी आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, तो इसका हम नोटिस दे सकते हैं। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, लेकिन ऐसे वार्निंग अलार्म ऐसे सिस्टम तो सिर्फ पैसिफिक ओशन में है, बट नॉट इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में उस वक़्त ये सिस्टम नहीं था। सुनामीज आर रेयर इन द इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन में सुनामी ही कम आता था, बिल्कुल आता ही नहीं था। एज द सेस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कम्पेयर टू द पैसिफिक, क्योंकि पैसिफिक ओशन में वहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, ज़िलज़िला आने के चांस ज़्यादा है वहाँ पे, फिर इसीलिए सिस्टम रखा है। इंडियन ओशन में ज़िलज़िला आने का, earthquake आने का चांस कम था इस वक्त, उसी वक्त, तो उस वक्त इसीलिए ये सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं था। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asia coasts in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. अब कई सदियों में हम देखते हैं तो ये सबसे बड़ा सुनामी था साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया दिसंबर 2004 में। द लार्जेस्ट डैमेज कास्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज प्राइमरीली ए रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग। अब जितना भी मौत हो गया, जितना भी नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, वो उसका वजह क्या था, क्योंकि यहाँ लेक ऑफ मॉनिटरिंग की कमी थी। यहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि क्या होने वाला है। द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड नॉलेज अमॉन्ग द कोस्टल डिवेलपर्स ऑफ इंडियन ओशन, अब जो भी इंडियन ओशन के डिवेलपर्स थे, वहाँ पे समंदर के किनारे बस्तियाँ थे, जो वहाँ पे बसते थे, वहाँ पे काम करते थे, ख़ासकर जो फिशरमैन थे, उनको इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए उनको ज़्यादा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज़ द रिपीट विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। अब पहला ये एक निशानी ये होता है कि जब भी सुनामी आने वाला होता है तो उस वक़्त क्या होता है, पानी समंदर के अंदर की तरफ चला जाता है, फॉलोइड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स, फिर उसके बाद वहाँ से बड़े बड़े लहरें उड़ जाते हैं जो नुकसान देते हैं। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, लेकिन जब कोस्ट पे ये हो जाते हैं, समंदर के किनारे ये हो जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, अब लोग ऊंची जगह पे जाने के बजाय दे स्टार्टेड assuming एट द कोस्ट टू व्यू द मेग्रिकल। अब उनको तो ये एक मौजज़ा की तरफ नज़र आया, एक यानी अजीब सी चीज़ नज़र आई कि समंदर का पूरा पानी समंदर के अंदर चला जा रहा है। जितना भी कोस्टल एरिया से वहाँ पे तो ज़मीन दिखाई दे रहा है, ज़मीन खाली हो रहा है, खुश्की नज़र आ रहा है और पानी अंदर की तरफ चले, तो लोग उसी को देखने के लिए, उसी नज़ारे को एंजॉय करने के लिए वो लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। एज ए कंसिक्वेंस, अब उसके नतीजे में क्या होता है, देयर वाज ए लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स, जो वहाँ पे तमाशाई बन के था, जो वहाँ पे देखने को आया था, उनको ज़्यादा कैजुअलिटी उठाना पड़ा, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान उनका हो गया, उनका मौत हो गया। व्हेन द जिजेंटिक वे सुनामी स्टार्ट, क्योंकि अब अंदर की तरफ चले जाने के बाद वो फिर बड़े लहरें बन के बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब उसी लहरों में जितना भी वहाँ पे लोग देखने को आया था वो सब वहाँ पे डूब गया। ये हो गया वेव्स का। अब टेट्स क्या होता है, द रिथमिक रेस एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर टू वेव्स इन ए डे इज कॉल्ड ए टेट। अब रिथमिक एक रेस होते हैं दिन में 2 बार, हाँ, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं समंदर का पानी, उसी को टेट्स कहते हैं। इट इज़ हाई टेट व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय रेसिंग टू इट इज हाईएस्ट लेवल। अब हाई टेक कब होते हैं, जब वाटर कवर करते हैं मच ऑफ इट इज शोर राइजिंग टू इट इज हाईएस्ट लेवल, यानी शोर में जितना भी जगह है वो ज़्यादा, शोर मीन्स किनारा, किनारे के ज़्यादा हिस्सा पानी के अंदर जाते हैं तो उस वक्त टेड हाई होता है। इट इज़ लो टेड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट इज़ लोवेस्ट लेवल, लेकिन जब पानी कम हो जाते हैं और समंदर के अंदर चला जाता है तो उसका टेड का हाइट बिल्कुल कम होता है एंड रिड्यूसेस फ्रॉम द शोर, और शोर से नीचे की तरफ पानी अंदर की तरफ चला जाता है तो लो टेड होता है। तो ये होता है टेड्स। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। अब tides क्यों होते हैं, क्यों बनता है ये इसलिए बनते हैं क्योंकि ज़मीन पे दबाव है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसका, मून का और सन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ज़मीन को खींच रहा है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ज़मीन के जिस हिस्से पर
चाँद पहुंच जाता है, चाँद ऊपर उसी हिस्से पर पहुंच जाता है, तो वहाँ पे पानी को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कास्ट हाई टिड, इसीलिए पानी को ऊपर उड़ा लेते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन उसको खींच रहा है, मून का ग्रेविटेशन उसको कशिश उसको खींच रहा है, तो वहाँ पे हाई टाइड बन जाता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। अब जब फुल मून डे होते तो उस वक़्त सन और अर्थ और मून दोनों एक ही लेन में आते हैं, इसीलिए ग्रेविटेशन अब दो चीज़ का ग्रेविटेशन पड़ रहा है, एक तो ज़मीन सन का पड़ रहा है और दूसरा मून का पड़ रहा है, तो उस वक़्त हाई टाइड्स होते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इसी टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। बट व्हेन द मून इज़ इन इट इज़ फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेटर, लेकिन मून जब उसका अपना फर्स्ट और लास्ट इक्वेटर में होता है तो द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन जोनली opposite directions by the gravitational pull of sun and moon results in low tides। अब ये वाटर का टेड क्या होता है, फिर वहाँ पे वाटर को अपोजिट डायरेक्शन में सन खींच लेते हैं, सन का ग्रेविटेशन खींच लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे लो टेड हो जाते हैं। दिस टेड्स आर कॉल्ड नीव टेड्स, इन टेड्स को नीव टेड कहा जाता है। यहाँ पे फोटो में आप लोगों को दिखाया है कि वॉइस को थोड़ा बड़ा करके या छोटा करके दिखाया है इसी फिगर्स में। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, अब हाई टाइड्स नेविगेशन में मदद करते हैं किश्ती चलाने के लिए। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, अब जब हाई टाइड्स होता है तो पानी को बिल्कुल शोर तक ऊपर ले आता है। दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, इसीलिए शिप्स को हार्बर में, जहाँ शिप्स को रुकना होता है, जहाँ पे सामान को लोड करना उतारना होता है, तो वहाँ पे इजीली लैंडिंग करा देते हैं हाई टाइड की वजह से। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, और किस में मदद करता है, फिशिंग में, मछली पकड़ने में ज़्यादा मदद करता है। जब हाई टाइड्स होता है तो उस वक़्त मछली ज़्यादा मिल जाता है। मैनी मोर फिश कम्स क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, जब हाई टाइड होता है तो ऊंचा लहरें होते हैं तो उस वक़्त पानी के किनारे आ जाते हैं सारे मछलियाँ। दिस एनेबल फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटीफुल केज, इसकी वजह से जितना भी फिशरमैन होते हैं उनका कस्मत चमक जाता है, यानी उनको ज़्यादा मछली पकड़ने को मिलता है। द रेज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, और दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे ये टाइड्स से, हाई टाइड और लो टाइड जो होता है, इसकी रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करता है, तो ये कम होते हैं और टाइड होते हैं। अब ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फॉलोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब समंदर के ऊपर ही स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं हमें, यानी वाटर का एक दरिया जैसे वहाँ पे फॉलो होते रहते, बहते रहते हैं। द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड, अब ये ओशन करंट जो ऊपर के सतह पे पानी चलते हैं वो या तो ठंडा हो सकता है या गर्म हो सकता है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स originate near the equator and move towards the poles। अब जो भी लोकेशन, समंदर के जो भी लोकेशन इक्वेटर के हिस्से में आता है, इक्वेटर के नज़दीक आते हैं, वहाँ पे गर्म क्या होते हैं, ओशन करंट्स होते हैं, और वहाँ से पोल्स की तरफ, साउथ पोल की तरफ और नॉर्थ पोल की तरफ ट्रेवल करते हैं, वहाँ से हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लेटीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड्स। अब जो कोल्ड करंट्स होते हैं, जब जिस ठंडे पानी से करंट बनते हैं, वो क्या कहते हैं, वाटर को पोलर और हायर लेटीट्यूड से नीचे की तरफ लेता है, ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड्स की तरफ लाता है। द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वेल, अब लेब्राडोर ओशन हम देखते हैं तो ये कोल्ड करंट है। एंड गुल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट है, गुल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, अब इसी करंट की वजह से, हाँ, ओशन करंट की वजह से कि ठंडा पानी चलता है या गर्म पानी चलता है, वो अफेक्ट करता है, असर करता है उस एरिया के टेम्परेचर पे। हाँ, टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है वो उसी ओशन करंट पे डिपेंड करता है। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, अब जहाँ जहाँ वार्म करंट है यानी गर्म पानी चल रहा है, वहाँ पे फिर लैंड के सरफेस पे ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के
उस एरिया में जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होते हैं गर्म करंट्स और कोल्ड करंट का, यानी वार्म करंट और कोल्ड करंट का, तो वहाँ पे ज़्यादा फ़िश मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा मछली पाए जाते हैं। सीज़ अराउंड जापान, जापान के इर्द गिर्द जो समंदर है, एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ईस्टर्न कोस्ट जो है, आर सच एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स है क्योंकि यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है किसका, वार्म करंट और कोल्ड करंट का, इसीलिए फिशिंग पॉइंट भी बन जाता है। द एरियाज वेयर ए वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर, और वहाँ पे फोगी वेदर होते हैं, यानी थोड़ा वहाँ पे फोग होता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, और वहाँ पे नेविगेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि वहाँ पे जो नज़र होते वो कम पड़ जाते हैं, फिर वहाँ पे धुंध ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ नेविगेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो ठीक है, दूसरे बच्चों के भी साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो और जो असाइनमेंट नीचे है उनको आप लोग थोड़ा आंसर देने की कोशिश करो। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ वाटर साइकिल हमने पढ़ा अभी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेड ऑफ द वॉइस वेव्स, क्यों ऊंचे लहरें होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर का कौन सा फैक्टर्स मोमेंट पे असर करता है, व्हाट आर द टेट्स एंड हाउ दे आर काजेड, टेट्स क्या है और कैसे बनते हैं, क्यों बनता है, व्हाट आर ओशन करंट्स क्या होते हैं, ये अभी हमने पढ़ा। तो इन सब का आप लोग असेसमेंट करेंगे, आंसर लिखेंगे, और आप लोग कोशिश करेंगे कि इससे फ़ायदा लें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा दें। थैंक यू वेरी मच।